आज हमारे पास जो कहानी है वो बहुत छोटी है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। बिल्कुल। एक ऐसा टेक्स्ट जो रिश्तों की उलझनों और सालों तक छिपे सच के बारे में बात करता है। और नफ़रत और प्यार के बीच की वो जो महीन सी लकीर होती है ना, हाँ, उसको दिखाता है। हाँ। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के आखिरी शब्दों से, जहाँ वो अपने बेटे को एक ऐसा सच बताती है जो जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। हुँ, तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और इसमें छिपे गहरे जज़्बातों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि कैसे कैसे कुछ शब्द किसी की ज़िंदगी की पूरी सच्चाई को बदल सकते हैं। सही बात है। ये कहानी एक ऐसे पल के बारे में है जहां एक शख्स की नफरत की बुनियाद ही मतलब पूरी तरह से हिल जाती है। तो कहानी हमें सीधे एक हॉस्पिटल के कमरे में ले जाती है। एक बेटा अपनी माँ के पास बैठा है जो जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और ठीक उसी वक्त माँ कहती है, बेटा मैंने तुझसे एक सच छिपाया। और ये जो सेटिंग है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ मतलब जब मैंने पढ़ा तो ये लाइन मुझे किसी आम कबूलनामे जैसी नहीं लगी। ये ऐसा था जैसे जैसे कोई अपनी ही बनाई हुई दुनिया को गिराने के लिए पहला हथौड़ा मार रहा हो। आपने बहुत सही पकड़ा। मनोविज्ञान में इसे नैरेटिव कंट्रोल कहते हैं। मतलब कहानी पर काबू रखना। अच्छा। हर परिवार में कोई ना कोई एक चीफ स्टोरी टेलर होता है जो ये तय करता है कि परिवार की यादें क्या होंगी, सच क्या माना जाएगा और विलेन कौन होगा। तो यहाँ माँ वो स्टोरी टेलर है। बिल्कुल। यहाँ माँ सिर्फ एक माँ नहीं है, वो इस परिवार की चीफ स्टोरी टेलर है। उसने सालों तक एक कहानी सुनाई और बेटे ने उस पर यकीन किया। और अब मरते वक्त वो अपनी ही कहानी को रद्द कर रही है। ये तो एक भूकंप जैसा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ नैरेटिव कंट्रोल कहकर इसके असर को हल्का कर सकते हैं? ये तो एक बच्चे के जहन में मतलब धीरे-धीरे जहर घोलने जैसा है। हम्म, कह सकते हैं। उसने अपने बेटे को उसके अपने पिता से नफरत करना सिखाया। क्या ये स्वार्थ की इंतहा नहीं है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये स्वार्थ ही है, लेकिन ये उस तरह का स्वार्थ है जो बहुत गहरे दर्द से पैदा होता है। गहरे दर्द से? हाँ, जब किसी इंसान को धोखा मिलता है, तो वो अक्सर खुद को पीड़ित की तरह देखता है और अपनी इस पहचान को बनाए रखने के लिए उसे एक विलन की जरूरत होती है। और इस कहानी में माँ ने अपने पति को वो विलन बना दिया। एग्जैक्टली। शायद ये कहानी उसने सिर्फ अपने बेटे को नहीं, बल्कि खुद को भी सुनाई थी, ताकि वो अपने फैसले को सही ठहरा सके। हम्म। उसने बेटे के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कवच एक पिंजरा बन गया। और उस पिंजरे में बेटा सालों तक रहा। उसकी नफरत बेबुनियाद नहीं थी, उसकी एक वजह थी। और वो वजह उसे उसकी माँ ने दी थी। हाँ, जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तो अब सोचिए, जब वही माँ कह रही है कि उसने एक सच छुपाया है, तो बेटे के मन में क्या चल रहा होगा? ये दोहरा झटका है। एक तरफ वो अपनी माँ को शारीरिक रूप से खो रहा है। और उसी पल उसे ये एहसास हो रहा है कि जिस माँ पर उसने वैचारिक रूप से भरोसा किया, शायद वो भी एक भ्रम थी। बिल्कुल, उसकी दुनिया की नींव हिल रही है। और फिर वो सच सामने आता है। हाँ, माँ कांपते हुए हाथ से बेटे का हाथ पकड़कर कहती है, तो जिस बाप से नफरत करता है ना, वो तुझे छोड़कर नहीं गया था बेटा। और ये सुनते बेटे का जो सवाल है वो बहुत सीधा है, बहुत भोला है। तो फिर क्यों कहा आपने कि वो मर गए? हाँ, ये सवाल इतना मासूम है, लेकिन इसमें सालों का दर्द और धोखा छुपा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि पिता कहाँ है या जिंदा कैसे हैं। उसका पहला सवाल है, मुझसे झूठ क्यों बोला गया? सही बात है। उसकी नफरत का निशाना जो अब तक पिता था, वो एक पल के लिए अपनी दिशा खो देता है। अब वो किस पर गुस्सा करे? उस पिता पर जिससे नफरत करना सिखाया गया। या उस माँ पर जिसने सिखाया। बिल्कुल। और यहीं पर माँ वो खुलासा करती है जो कहानी का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक मोड़ है। हम्म, वो बताती है कि पिता कभी दूर गया ही नहीं। वो सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि हमेशा पास ही था। वो कहती है, चूंकि वो हर दिन तुझे दूर से देखता था, तेरी फीस भरता था, तेरे लिए रातों को रोता था। ये जानकारी उस पिता की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। वो विलन नहीं, बल्कि एक लाचार, दूर खड़ा प्यार करने वाला शख्स था। ये कहानी का वो हिस्सा है जो मेरे जहन में सबसे ज्यादा अटक गया है। मतलब एक मिनट के लिए बेटे और माँ को भूल जाते हैं। हम्म। उस पिता के बारे में सोचिए। रोज अपने बेटे को देखना, उसकी कामयाबी पर खुश होना, उसकी जरूरतें पूरी करना, लेकिन जाकर उसे गले भी नहीं लगा पाना। ये किस तरह की हिम्मत या किस तरह की मजबूरी ली होगी? आपने उस दर्द की नब्ज पकड़ ली जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट है एम्बिगुअस लॉस, यानी अस्पष्ट क्षति। हाँ, ये एक ऐसी हानि है जिसका कोई अंत या समाधान नहीं होता। यहाँ पिता शारीरिक रूप से दुनिया में मौजूद है,
पर अपने बेटे के लिए वो एक रिश्ते के तौर पर मर चुका है। ये एक ऐसी गैर मौजूदगी है जो शायद मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि उसमें कोई क्लोजर नहीं होता। लेकिन क्या हम उसकी खामोशी को सिर्फ त्याग और बलिदान मान सकते हैं? हो सकता है ये एक तरह की कायरता हो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उसने लड़ने के बजाय दूर रहना चुना। क्या उसे आकर सच बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम्म, एक नजरिए से देखें तो हाँ, ये कायरता लग सकती है। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष नहीं किया। तो फिर लेकिन दूसरे नजरिए से सोचें, एक बच्चा है जिसके मन में उसकी माँ ने पहले ही एक कहानी भर दी है। अगर पिता जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आता तो क्या होता? उथल पुथल मच जाती। बिल्कुल। एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप के बीच बट जाना शायद सबसे तकलीफदेह होता है। हो सकता है उसने ये सोचकर खामोशी चुनी हो कि उसकी मौजूदगी बेटे की जिंदगी में और परेशानी लाएगी। मतलब उसका ये त्याग उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत भी हो सकता है। और 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 उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये बहुत उलझा हुआ है। मतलब उसका प्यार एक सक्रिय प्यार था, निष्क्रिय नहीं। वो फीस भर रहा था, वो देख रहा था, वो रो रहा था, वो होकर भी ना हो पाने का दर्द झेल रहा था। और ये सब उस बेटे के लिए जो शायद उसे देखकर मुंह फेर लेता होगा। बिल्कुल। सोचिए उस पिता के बारे में जो अपने ही बेटे की जिंदगी में एक एक अनजान मददगार बनकर रह गया। हाँ, वो अपनी मेहनत की कमाई से बेटे की फीस भरता था, पर शायद कभी उसके रिपोर्ट कार्ड पर दस्तखत नहीं कर पाया। चलिए वापस माँ पर आते हैं। वो ये सब क्यों करती है? और कहानी में इसका जवाब एक लाइन में दिया गया है, जो शायद सबसे अहम है। कौन सी लाइन? जब बेटा पूछता है तो माँ कहती है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, तुझे नहीं। ये एक लाइन पूरी कहानी के मायने बदल देती है। हाँ, माँ का दर्द और धोखा उसके अपने लिए था, लेकिन इसकी सजा। सजा बेटे और बाप दोनों के रिश्ते को मिली। ये लाइन माँ के किरदार की पूरी जटिलता को सामने लाती है। कैसे? उसने अपने और अपने पति के बीच के लड़ाई में अपने बेटे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपने दर्द को इतना बड़ा बना लिया कि उसे लगा कि ये दर्द उसके बेटे को भी छू सकता है। उसने बेटे को पिता से इसलिए दूर नहीं किया कि पिता बुरा था, बल्कि इसलिए दूर किया क्योंकि वो खुद उस धोखे से उबर नहीं पाई थी। और आखिर में उसे इस गलती का एहसास होता है। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए उसके आखिरी शब्द एक हुक्म नहीं बल्कि एक गुजारिश है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो कहती है, अगर मिल सके तो उसे माफ कर देना बेटा। इस अगर मिल सके में कितनी बेबसी है ना? हाँ, वो जानती है कि उसने जो जहर सालों तक घोला है उसे एक पल में निकालना नामुमकिन है। और वो गुजारिश बहुत महत्वपूर्ण है। माँ शायद समझ गई थी कि उसने सिर्फ अपने पति को सजा नहीं दी, बल्कि अपने बेटे को भी एक एक भारी नफरत के बोझ के तले दबा दिया। तो वो उसे आजाद करना चाहती है। हाँ, माफी मांगने की गुजारिश करके वो शायद बेटे को उस बोझ से आजाद करना चाहती है। वो चाहती है कि उसका बेटा नफरत के साथ न जिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बेटे पर डालकर जा रही है। अब बेटे को इस नई सच्चाई के साथ जीना है। और माँ के जाने के बाद जो होता है वो उस कहानी का सबसे भावुक पल है। क्या होता है? लिखा है, और बेटा पहली बार अपने पिता के लिए जोर जोर से रो पड़ा। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। पहली बार अपने पिता के लिए। हाँ। अब तक शायद वो अपने पिता की वजह से अपने हाल पर रोया होगा, लेकिन आज वो उनके लिए रो रहा है। वो रोना एक तरह का कथारसिस है, जहां सालों की दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं। तो ये आंसू किस चीज के लिए? खोए हुए सालों के लिए? उन खोए हुए सालों के लिए, अपने पिता के उस छुपे हुए दर्द के लिए जिसे वो कभी समझ नहीं पाया, या अपनी ही नफरत के खोखलेपन पर। शायद इन सब के लिए। शायद उस एक पल में जब वो अपने पिता के लिए रोया, तो असल में वो नफरत से हमदर्दी का पूरा सफर एक ही पल में तय कर गया। ये सही कहा। वो अब अपने पिता को एक विलन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहा है जिसने खुद बहुत दुख झेला है। और कहानी का अंत एक लाइन से होता है जो शायद इसका सार है। क्या है वो लाइन? कभी कभी नफरत उस इंसान से हो जाती है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये लाइन अधूरी जानकारी और गलतफहमियों के दुखद नतीजों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। एक झूठ ने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्ते अक्सर उन कहानियों पर टिके होते हैं जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं, या जो हमें सुनाई जाती हैं। सही बात है। और अगर वो कहानी ही अधूरी या गलत हो, तो रिश्ते की बुनियाद भी कमजोर हो जाती है। बेटे ने अपनी माँ की कहानी पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया, और नतीजा ये हुआ
कि उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसे इंसान से नफरत करने में गुजार दिया जो शायद उसके प्यार का सबसे ज्यादा हकदार था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसी अधूरी कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल, हम किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं बिना ये जाने कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है या उस इंसान की अपनी कहानी क्या है। इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? ये पूरी कहानी हमें माँ और बेटे के नजरिए से बताई गई है ना? हाँ, बिल्कुल। हमने माँ के नैरेटिव कंट्रोल और बेटे के दर्द को समझा। हमने पिता के एम्बिगुअस लॉस पर भी बात की। लेकिन उस पिता की असली कहानी क्या होगी? हाँ, वो धोखा क्या था? क्या वो वाकई वैसा था जैसा माँ ने समझा, या उसके पीछे भी कोई और कहानी थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उसकी खामोशी के पीछे क्या वजहें थी? अगर ये कहानी पिता के नजरिए से लिखी जाती तो उसका शीर्षक क्या होता? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हर रिश्ते में कई अनकही कहानियां होती हैं। शायद असली समझदारी इसी में है कि हम ये मानकर चलें कि हम पूरी कहानी कभी नहीं जानते। हमें जो कहानी सुनाई जा रही है वो सच का सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है। एक ऐसा हिस्सा जिसे सुनाने वाले ने अपने दर्द, अपने नजरिए और अपनी जरूरत के हिसाब से गढ़ा है।